हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपका जो अभी विज्ञान का जो पेपर होने वाला है इसमें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी जो पेपर होता है उसमें काफ़ी क्वेश्चन का मतलब 50% क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में वैसे के वैसे दिखाई देते हैं या फिर कुछ संख्याएं बदल करके या कुछ नाम बदल करके उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दे दिया जाता है। तो अगर आपको ये पेपर अभी तक नहीं देखा है तो इस कंप्लीट वीडियो को देख कर के इस पेपर को अवश्य हल करके जाएं क्योंकि आपको अगर 80 में से 80 अंक लेके आने हैं ना तो ये पेपर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए, बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र होता है जो आपको हल सहित इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले खंड ए की बात करते हैं। खंड ए के अंदर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CaCO3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है किससे? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। ये तत्व क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक जो निर्मित करता है वो कैल्शियम होता है। कौन होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। कौन होती है? पोटेशियम हो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। फिर है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने आबंध हैं? देखो, C2H6 का ये सूत्र होता है। देखो C2 यानी C कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल होगा तो फिर एक H 1 2 3 4 5 6 सिंगल ही होगा ना, सिंगल ही होगा। तो इसमें कितने आबंध हुए? देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7 आबंध होंगे। कितने आबंध होंगे? 7, यानी 7 आबंध होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेंजीन की संरचना कैसी होती है? देखो, बेंजीन होती है ना, उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये पहला ऑप्शन है ना, इसमें 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर कार्बन की संयोजकता वो पूरी कर दो, ठीक है ना। देखो 1 2 3 एक H लगा दिया। ऐसे ही सभी कार्बन के साथ में एक एक H लग जाता है और सभी कार्बन एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दें तो वो बेंजीन की संरचना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं परागकण होते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, और मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए। तो उसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर है, रासायनिक समन्वय देखा जाता है पादप व जंतु दोनों में होता है, और सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और श्वेत प्रकाश में रंग वर्ण पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। और कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो V बराबर I स्क्वायर आध होता है, IR स्क्वायर नहीं होता। P बराबर VI और V स्क्वायर बटा R ये भी होता है। सबके सब सूत्र होंगे लेकिन ब वाला I स्क्वायर R इसका करेक्ट सूत्र नहीं है, ठीक है ना। फिर है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है वो ओम होता है। और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। अगला है, चित्र अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है? तो इसका इस चित्र के माध्यम से समझना है आपको। देखो, ये तो है इसकी दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की और ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है। तो कागज में भीतर की ओर जाते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी, मानव। ये इसका सही जवाब है आहार श्रृंखला के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं
वो किस में होते हैं? देखो घास, पुष्प, चमड़ा, ये भी सही जवाब दे रखा है। और घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब देखो अलग अलग हो गई, ठीक है। और फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी, घास। तो इसमें देखो ए, से और द, तीन ऑप्शन सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। शुद्ध जल की पीएच का मान कितना होता है? 7 पीएच होता है। और अम्ल एवं धातु अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। फिर एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और फिर है 6 CO2 के अणु प्लस 12 H2O के अणु सूर्य के प्रकाश यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? C6H12O6, ठीक है। और प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 ही हाइड्रोजन के अणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जनक कौन थे? तो आनुवंशिकता के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। और जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो घोंगे होते हैं ना, घोंगे घोंगे जैसे प्राणी है वो क्या करते हैं? अपना लिंग बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें देखो आपको 1 अंक वाले 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उदाहरण देना है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वो जुड़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? संयोजन। नेक्स्ट देखो H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अधिक अम्लीय होता है और H प्लस आयन की सांद्रता घटने पर विलयन कम अम्लीय होता है, अर्थात क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अम्लीय गुण है वो समानुपाती होता है H प्लस आयन की सांद्रता के, ठीक है ना। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। लवण और जल बनाने वाले ऑक्साइड हो क्या कहलाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। इसका उदाहरण दे रखे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ZnO। मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम बताने हैं। तो मानव में लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन है, इन दोनों के नाम आपको बताने हैं। फिर है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, दूसरा नाम है अवटु ग्रंथि का दूसरा नाम है थायराइड ग्रंथि, वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी, अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और ये गाइटर नामक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो आयोडीन की कमी से है वो कौन सा रोग हो जाएगा? गाइटर नामक रोग से अपन ग्रसित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाना है, नर और मादा का ये चित्र बनाना है और इसमें ये युग्मज वाला भी समझाना है, युग्मनज और संतति मादा और नर के बीच में, ठीक है। ये समझाना आपको मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। फिर है आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को ही क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। लेंस व दर्पण का सूत्र लिखना है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण का सूत्र होता है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा दो बस। ये दर्पण और लेंस के सूत्र में आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है ना। लेंस के सूत्र में 1/v और 1/u के बीच में माइनस आता है और दर्पण वाले में प्लस आता है। फिर है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। यानी जो लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो उसकी फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/f यानी ये व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत
परिपथ एवं साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथ एवं साधित्रों में सामान्यतः विद्युत फ्यूज सुरक्षा उपाय के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूज का उपयोग किया जाता है ना, विद्युत फ्यूज बोलते हैं इसको। एमआरआई का नाम, पूरा नाम बताना है। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? हिंदी में तो बोलते हैं इसको चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। एमआरआई को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम का मैग्नेटिक, आर का रिसोनेंस और आई का इमेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो पोषी स्तर स्वपोषी अर्थात हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इन स्वपोषियों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, जिन्हें मांसाहारी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से खाद्य आहार के अनुसार विभिन्न प्राणियों में एक श्रृंखला बन जाती है, जो आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी या चरण पोषी स्तर कहलाती है। ये पोषी स्तर की परिभाषा हो जाएगी। अब आते हैं अपन खंड ब में। खंड ब में आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ये 2 अंक वाले क्वेश्चन भी कोई ज्यादा बड़े नहीं होंगे। देखिए फटाफट इनको भी। लोहे को जंग लगने से बचाने के कोई 2 तरीके बताने। तो लोहा होता है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? लोहे पर तेल अथवा ग्रीस लगा दे, या फिर लोहे पर पेंट कर दें, तो वो क्या होगा? जंग से बच जाएगा। फिर है साइक्लोपेंटेन का सूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। साइक्लोपेंटेन यानी साइकिल एक चक्कर के रूप में लिखना है। पेंटेन यानी 5 कार्बन होने चाहिए, तो C5H10 इसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से होता है। देखो 5 कार्बन लिख दिए, 1 2 3 4 5, और इसके साथ में क्या कर दिए? 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। 5 के साथ में 10 दे रखे ना, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता अपने को तो 4 बनानी है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक जो बंद होता है ना, उसमें क्या करते हैं? डबल, एक बॉन्ड को अगर तोड़ते हैं तो डबल इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं इसके अंदर। ठीक है। ये होती है साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। फिर है अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? यानी पौधे सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के रूप में प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं, और जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। विभिन्न पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि भी मिट्टी से ही लिए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है। तो ये आपको सिंपल सा इसमें लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? जो पादप होते हैं हमें, उसमें प्रकाश का अपवर्तन वो कैसे होता है? तो इसके बारे में देखिए। प्रकाश पादप पर्वों का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पर्वत तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है, और जड़ें ऋणात्मक अनुवर्तन दर्शाती हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं परों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तथा ऑक्सिन विसरित होकर परों की छाया वाले भाग में आ जाता है, परों की प्रकाश से दूर वाली दिशा यानी साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, अतः पादप की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो यानी विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार या आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए, है ना? और अतः इसे आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी,
और विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भिन्नता होगी और इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के लक्षण तथा शारीरिक अभिकल्प समान बना रहता है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग पूछे तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में होता है, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे दुकानों, एटीएम और गलियारों में लगाए जाते हैं ताकि अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सके और किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा सके, यानी सीसीटीवी कैमरे भी लगाते हैं ना। इसी प्रकार जब अगला क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो पक्षांबी पेशियों में शिथिलन के कारण अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और इससे हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में सक्षम होते हैं या फिर समर्थ होते हैं, क्योंकि इससे प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो देखो पहले अपन विभवांतर निकालते हैं, क्योंकि आवेश निकालने के लिए आपको कूलाम आवेश निकालने के लिए ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा का सूत्र होता है W बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, तो V का मान तो आपको कितना दे रखा है? V का मान देखो, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश, ये सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। अब W का मान निकाला तो V और Q क्या हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो W बराबर V इंटू क्यू। अब ऊर्जा मान निकालना है, आवेश इंटू विभवांतर। ठीक है, 1 कूलाम आवेश, ठीक है, और 6 वोल्ट को गुणा करेंगे तो 6 जूल आ जाएगा, यानी 1 कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 6 जूल। नेक्स्ट है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को देखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाना है। तो आरेख चित्र बनाना, देखो पहले सूर्य का प्रकाश, फिर आता उत्पादक, फिर आता शाकाहारी, फिर आता मांसाहारी और फिर आता शीर्ष मांसाहारी। ये इसका पारितंत्र का आरेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड 6 में। खंड 6 में आपको 3-3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो समीकरण आपको संतुलित करनी है 2। ठीक है, 2 समीकरण संतुलित करनी है, यानी ये 1.5 नंबर के सवाल हैं दोनों। या फिर आप ये सवाल भी कर सकते हो, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को परिभाषित करके एक एक उदाहरण लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन इसका अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं और उसके बाद में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। देखो यहाँ पे HNO3 प्लस COOH2 है, यह अभिक्रिया ऐसी कैसी उतार ली। इस समीकरण को देखो संतुलित करने के लिए आपको एक ट्रिक अपनानी होगी। क्या ट्रिक है वो देखना। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सभी तत्वों की संख्या को समान करना होगा। समान कैसे होगा? जैसे ये एरो का निशान लगा हुआ ना, इससे पहला अभिकारक कहलाता है, इसके बाद का उत्पाद कहलाता है। तो यानी इधर अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने कैल्शियम है, वो उत्पाद के बाद में भी उतने ही होने चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो वो अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। तो इसको संतुलित करना सीखना आपको। जैसे अभिकारक की तरह हाइड्रोजन की संख्या 3 है, देखो इधर कितना है हाइड्रोजन, एक तो ये रहा, और यहाँ पे OH के बाहर 2 लगा हुआ ना, तो ये 2 है ना इस सब के लिए, H के लिए भी और O के लिए भी, समझना इस बात को। तो H 2 तो ये हो गए, एक ही हो गया, 3 हो गए। जबकि उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे H के साथ में 2 लिखा हुआ 2। इसके लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। अतः समीकरण संतुलित कैसे होगी, देखो ये क्या तरीका है इसको संतुलित करने का। यहां देखना, इसके साथ में 2 लगा दिया, ठीक है, इसका मतलब H है, यहाँ 2 2, यहाँ पे 4 हो गए, इधर कितने हो गए, 4 हो गए।
तो उत्पाद में हाइड्रोजन यहाँ 2 ही थे, देखो यहाँ पे 2 ही थे, तो इसके आगे यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 हो गए, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। फिर देखो एन कितने हैं, 2 है। एन यहाँ पे कितने हैं, देखो यहाँ पे अंदर तो 1 है लेकिन कोष्टक के बाहर 2 लगा हुआ तो 2 हो गए। ओ कितने हैं, 3 गुणा 2 6, यहाँ कितने हैं ओ 2, देखो ये 2 दोनों के लिए है, तो 6 2 8 हो गए, कितने हो गए 8। यहाँ पे देखो ओ कितने हैं, 2 2 हो गए, यहाँ पे देखो 3 गुणा 2 6 और 2 ये कितने हो गए 8, हो गए ना संतुलित। ऐसे ही कैल्शियम देखो कितने 1, यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है 1। इस प्रकार से इसको संतुलित करना है। ऐसे ही सेकंड समीकरण को संतुलित करोगे, सेकंड को और अगर आप संतुलित करना सीख जाओगे आसानी से, बहुत ही सिंपल होता है। अब की बार देखो NaOH और H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो Na2SO4 प्लस H2O बनता है, इसको भी संतुलित करना है। अब देखो इसमें क्या है, समीकरण फिर से समझना, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या तथा उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या को बराबर किया जाता है, यानी इस एरो से पहले अभिकारक और बाद वाला उत्पाद कहलाता है। इसके लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें आपको ये देखना है कि ये कैसे संतुलित हो। जैसे NaOH के साथ में या 2 लगा दिया, क्यों लगाया ये देखना, Na2 आ रहा है, Na देखो Na है ना, ये A नहीं है, Na माना जाएगा क्योंकि A तो कोई तत्व होता ही नहीं है, Na होता है सोडियम, ठीक है। Na अब ये आप ये बोल दोगे कि यहाँ पे ऊपर वाली में OH, तो H अलग होता है O भी होता है, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ा गया, जबकि यहाँ पे इसको एक साथ पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तत्व भी आपको ध्यान में रखना कि ये तत्व होता तो है, तो Na2 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिए, Na2 2, यहाँ पे OH भी 2 हो गए, O भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए। अब देखो यहाँ O की तुलना करें पहले, O 2 तो ये हो गए 4, ये 6 हो गए, यहाँ 2 कितने हैं, O कितने 4, यहाँ कितना है देखो, यहाँ 2 लगा दिया तो 2 ये हो गए, 4 ये 6 हो गए। ऐसे ही अन्य बाकी भी संतुलित हो गए। ऐसे ही आप अथवा वाला करना चाहो तो ये इसकी अभिक्रिया परिभाषा लिख सकते हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस CH4 है, CH4 का दहन किया जा, CH4 और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे अभिक्रिया का मिश्रण तापमान घट जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पादों के बाहर ऋण चिन्ह तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा या विद्युत शब्द लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ताप लिख दिया, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, NO का निर्माण हो गया, जो कि एक गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको छोटा सा इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपके 3 नंबर का ही है। मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझा सकते हैं या फिर ये दोनों कर सकते हैं। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखनी है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखना है। तो पहले मिसेल को समझिए। साबुन सफाई करने के विशेष प्रणाली पर आधारित होते हैं, जिसे इसके अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जलरागी कहते हैं, और जो दूसरा सिरा होता है जो जल में विलय नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन में विलयशील सिरे की जल विरागी कहते हैं, ठीक है। जब वायु साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि उसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी पुंछ यानी दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। और ये जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इनका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है, और ऐसे अणुओं का बड़ा समूह है या गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पुंछ समूह के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि इसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं।
मिसेल के रूप में साबुन सफाई के रूप में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है और मिसेल विलेन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन प्रतिकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है कि ये देखो, जल रागी सिरा, जल विरागी सिरा, ठीक है, और ये चिकनाई अथवा मेल, ये कप इसके ऊपर। नेक्स्ट है, देखो साबुन की संरचना के लिए ये मिसेल विधि, ये Na तेल की बूंद, इसका Na+, ठीक है, ये ऐसी डॉटेड लाइन के द्वारा से दिखा देना और ये इसका चित्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकलन अभिक्रिया और ऑक्सीकारक की परिभाषा लिखनी है। सबसे पहले संकलन किसे कहते हैं? पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये उदाहरण देना है, ठीक है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और H2 का ऐड हो गया इसमें। ऑक्सीकारक है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये अम्लीकृत पोटेशियम में बदल जाता है, K2Cr2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। या तो नर जनन तंत्र को चित्र सही समझा सकते हो या मादा जनन तंत्र को, दोनों को आप में कोई एक को समझाना है। तो नर जनन तंत्र होता है, वो देखो, जनन कोशिकाएं यानी शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जनन तंत्र बनाते हैं। मानव के नर जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं। पहला होता है वर्षण, देखो ये चित्र के माध्यम से समझाया गया, समझने ना आप। ये वर्षण होता है। मानव में वर्षण 2 होते हैं, इनका रंग गुलाबी तथा आकृति में अंडाकार होते हैं। दोनों वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वर्षण कोश कहते हैं। वर्षण में पाए जाने वाली नलिकाओं को शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, जो वर्षण की इकाई है। वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसके अतिरिक्त नर हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन भी वर्षण में बनता है, जो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, ठीक है। दूसरा होता है शुक्र वाहिनी, ठीक है। अब शुक्र वाहिनी, ये इसका ऊपरी भाग, ये जो भाग है ना, देखो ये भाग, ये कहलाता है शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी की परिभाषा आपको लिखनी है। वर्षण में उपस्थित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिनियों के द्वारा होता है। प्रत्येक ओर की अधिवर्षण से एक लंबी शुक्र वाहिनी निकलती है, जो उदर गुहा में आकर मूत्राशय के समीप मूत्र मार्ग में खुलती है। अगला होता है मूत्र मार्ग। शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। ये मार्ग आगे चलकर शीशन के शिखर भाग पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो ये इसके पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है शीशन। पेशियों से बने इस भाग में लंबा मूत्र मार्ग स्थित होता है, जो एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मैथुन के समग्र शुक्राणु वीर्य इसी मूत्र मार्ग से होकर निकलता है और इसी छिद्र से मूत्र निकलता है, अतः इसे मूत्र जनन छिद्र भी कहते हैं। फिर आता है शुक्राशय। ये मूत्राशय की पश्चिम सतह पर यानी मलाशय के बीच स्थित होता है। ये शुक्र तरल बनाता है और जो शुक्राणुओं को ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। शुक्र वाहक के भीतर शुक्राणु निष्क्रिय बने रहते हैं और इस तरह के साथ मिलने पर वे सक्रिय हो जाते हैं और शुक्राणु अपने तरल को शुक्र वाहिनी में स्थानांतरित करता है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, ये मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। ये मूत्र मार्ग में एक क्षारीय स्राव छोड़ती है, जो मूत्र की अम्लता को उदासीन कर शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप इसमें अगर ये कर देते हो तो ठीक है,
नहीं फिर अथवा वाला करते हो तो मादा जनन तंत्र को दर्शाना है। ये मादा जनन तंत्र का चित्र है। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग होता है अंडाशय। मादा यानी स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या 2 होती है। इसमें आकृति बादाम के समान होती है और ये उदर गुहा के वर्ग के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं। अंडाशयों में अंड जनन प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये अंडाशय है, ये रहा अंडाशय, ये अंडाशय वाले कहलाते हैं। ठीक है, अगला है अंड बनाते हैं। अंडाशय द्वारा मादा हार्मोन यानी एस्ट्रोजन, पुरुषों में होता टेस्टोस्टेरोन और इसमें होता एस्ट्रोजन का स्रावण किया जाता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। फिर आती है अंडवाहिनी। देखो अंडवाहिनी, जिसको अंडवाहिका बोलते हैं, ये ऊपरी भाग। तो प्रत्येक अंडाशय के समीप एक पतली नली अंडवाहिनी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी के सामने वाला सिरा कीपाकार होता है और ये अंडाशय के निकले अंडों को अपने में ले लेता है। और अंडवाहिनी की भित्ति कुंचनशील यानी रोम युक्त होती है और ये अंडा अंडवाहिनी के फेलोपियन भाग में आता है, अतः अंडे का निषेचन होता है। नेक्स्ट है इसका भाग है वो है तो गर्भाशय। गर्भाशय एक मासल रचना है ना। ठीक है, देखो ये भाग है ना, ये भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग है वो संकरा होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती हैं और निषेचित अंड यानी गर्भाशय के भीतरी भित्ति में निर्मित सूक्ष्माणुओं में रोपित होता है तथा शिशु के जन्म तक भ्रूण का विकास इसी क्रम में होता है। अगला और लास्ट पॉइंट होता है इसका योनि। ये भाग है ना इसका, ये भाग है योनि कहलाता है। तो गर्भाशय का निचला भाग एक संकरी एवं लचीली मांसल नलिका में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं। और मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसी नलिका में संकलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक में आपको पता है पहले से अपन पर चर्चा कर रहे हैं कि सभी में अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन है 1.5 नंबर के। यदि किसी बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, धारा पूछी है, तो प्रतिरोध वोल्ट और धारा में क्या संबंध होता है, इसका सूत्र लगाएंगे अपन और डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। अभी देख लो। ऐसा ही दूसरा है, एक कुंडली में प्रतिरोध दे रखा है, वोल्टता दे रखी है, धारा पूछी है। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अगला देखो ये परिपथ दे रखा है, इसमें आपको 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। अब धारा और क्या क्या इसमें मान जो पूछे वो निकाल के दिखाएंगे। देखो ये प्रतिरोध जुड़े हुए, बैटरी, धारा सब। पहला देखो क्वेश्चन, आपको आर यानी प्रतिरोध का मान दे रखा है 1200 ओम और वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट। विद्युत धारा का मान पूछा है, तो विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर वी बटा आर। ठीक है, तो वी का मान रख दिया कितना 220 और आई आर का मान रख दिया 1200। अब देखो यहाँ 0 से तो 0 कट दिया और 120 का भाग लगाएंगे 22 में, तो ये आ जाएगा 0.18 और धारा का मान होता है एम्पियर मात्रक, ये एम्पियर लगा दिया। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में आर का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, आई का मान पूछा है, तो वी का मान वही सूत्र आई बराबर वी बटा आर, इसमें भी 0 से 0 काट दिया और 10 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग गया, यानी आई का मान कितना आ गया 2.2 एम्पियर। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन जब इसमें प्रतिरोध वाला ये करें तो देखो यहाँ पे वोल्टता का मान दे रखा है, धारा का मान पूछा है। ये देखो ये जो प्रतिरोध है ना ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो धारा अलग अलग होगी प्रत्येक में। इसमें I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, इसकी I3 मान लिया, तो सभी के लिए अलग अलग धारा निकालेंगे। वोल्टता तो समान होगी, तो देखो I1 के लिए निकालेंगे तो वोल्टता समान है V बट्टा R1। I2 के लिए वोल्टता वही लेकिन R2 नीचे आ जाएगा। I3 के लिए वोल्टता वही है, नीचे R3 आ जाएगा। तो सबके लिए अपन R1 R2 R3 का मान दे रखा, वोल्टता दे रखी है, अपन I1 I2 I3 का मान निकालेंगे। कैसे? I1 बराबर V 12 है बटा 5 भाग दे के मान निकाल। I2 का मान निकालेंगे वही 12 में 10 का भाग लगा देंगे। I3 का मान निकालेंगे 10 में 13 का भाग लगा देंगे, सॉरी 130 का भाग लगा देंगे। तो सभी के लिए अलग अलग धारा का मान अपने पास आ गया। अब धारा का मान अलग अलग आ गया तो उसके बाद में क्या करेंगे? समांतर क्रम में संयोजित हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 1/RP यानी कुल प्रतिरोध, तो बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
जितने भी प्रतिरोध है उनको जोड़ लिया। अब एलसीएम लेके इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि 5, 10 और 130 का एलसीएम 130 आएगा। इसको सरल कर लिया। अब देखो 1/RP यानी टोटल प्रतिरोध का मान है। अपन आर का मान, आरपी का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो 130 ऊपर, 40 नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, 13 में 4 का भाग जाएंगे तो अपना ये कुल प्रतिरोध आ गया। अब कुल धारा का मान पूछा है तो धारा बराबर क्या होगा, V/RP। V का मान है और ये R का मान रख दिया। 13/4, 4 भाग में था, ऊपर गुणा में चला गया, और ये इस प्रकार से कुल धारा का मान इसमें आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट, खंड द के अंदर, खंड द में देखो आपको निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे गए। निबंधात्मक क्वेश्चन है 4 अंक का आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे कर दिए गए। देखो एक क्वेश्चन 2 का, एक 1 का, एक 1 का, अलग अलग कर दिए इसके भाग। पहला, एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है, और ताजा दूध के पीएच मान को 6 से बदल के थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं उपयोग लिखिए। तो छोटा छोटा सवाल इसमें पूछा जाएगा। और ऐसा ही नीचे वाले में देखो, इन अम्लों के नाम बताने हैं, अम्लीय वर्षा क्या होती है। सेम इसमें भी सेम वैसा ही है कि एक दो क्वेश्चन एक नंबर के आगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आगे। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का सूत्र लिख दिया NaHCO3। अब ताजा दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध का पीएच मान है वो 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय होता है, अर्थात पीएच मान बढ़ जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जिसको NaHCO3 बोलते हैं, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्षारीय होता है, ये दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण होता है, अतः विलयन क्षारीय हो जाएगा। इसे दूध के परिरक्षण में बनने वाला लैक्टिक अम्ल है वो उदासीन हो जाता है, और जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनना किण्वन की प्रक्रिया। दूध से जो दही बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं, जो कि एक निश्चित पीएच मान अर्थात लगभग 7 अर्थात उदासीन माध्यम पर ही होना चाहिए। जबकि दूध में बेकिंग सोडा NaHCO3 मिलाने से विलेन की पीएच मान है वो बढ़ जाती है, और जिससे दूध है वो क्षारीय से अम्लीय में होने में अधिक समय लगता है। इसलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। तो दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है वो आपको समझ में आ गया होगा। किसके कारण होता है वो इसके पीएच मान पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है धोने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2 होता है। इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में होता है। ये आपको पूछा गया था 4 अंक के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो इसके अथवा में 4 अंक का पूछा गया है। इनके प्राकृतिक स्रोत पूछा है। सिरका का एसिटिक अम्ल होता है, संतरा का सिट्रिक अम्ल होता है, इमली का टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये तो इसके स्रोत हो गए। सेकंड क्वेश्चन, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, और ऐसे जल में जीवों का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है किसान अपने खेत की मिट्टी को बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो बिना भुजा चूना को तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और भुजा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या चौक कैल्शियम कार्बोनेट से उस समय का उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये सभी पदार्थ क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं जो कि मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन कर देंगे। ऐसा ही 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी 19 नंबर क्वेश्चन में भी 4 अंक का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और वही टुकड़ों में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का, एक 1 अंक के 2 सेम है अथवा में भी और नीचे भी। तो सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। देखो ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए, मानव का श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है, और इसमें कौन कौन से भाग हैं उनके नाम 5-7 याद रहने चाहिए, उनको आप एरो का निशान लगा करके दर्शा सकते हैं। फिर सेकंड है मानव में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है ये समझाना है। तो मानव में श्वसन वर्णक वस्तुतः हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ये वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है, अतः वायु कूपिकाओं से विसरित होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अणुओं में बंध जाती है
और रुधिर इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कमी वाले ऊतकों में पहुंचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलेय है, इसलिए उसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। रुधिर में विलेय होकर CO2 फेफड़ों तक लाई जाती है और वायु कूपिकाओं में CO2 की सांद्रता कम होने के कारण रुधिर से ये विसरित होकर फेफड़ों में आ जाती है और ये CO2 युक्त वायु की निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मनुष्य के दो फेफड़े होते हैं जिनमें क्रमशः दायां व बायां फेफड़ा बोलते हैं। फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंततः में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। ठीक है, कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है और कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का बना घना जाल होता है जो श्वसनीय सतह का कार्य करती है। यदि मनुष्य के दोनों फेफड़ों की कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती है और अतः फेफड़ों में स्थित कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत स्थान उपलब्ध करवाती है। या फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो आप ये देखो, मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य बनाना है और इसके जो भी भाग है उनको एरो का निशान लगा करके दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अथवा में है वही 2 नंबर, मानव में शरीर रुधिर प्रत्येक चक्कर में हृदय में 2 बार गुजरता है, अर्थात रुधिर शरीर में एक बार पहुंचने के लिए मानव हृदय से 2 बार गुजरता है और इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके अंतर्गत विऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में पहुंचाया जाता है और अंत में ये रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचता है और दाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है। फिर ये इसका सुरक्षा चक्कर मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कैसे होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका कुछ भाग और देखिए। विऑक्सीजनित रुधिर दाएं नीले से ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है और ऑक्सीजनित रुधिर फिर से मानव हृदय के बाएं आलिंद में जाता है, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में और बाएं नीले से महाधमनी में से फिर शरीर में चला जाता है और इस प्रकार हृदय में एक परिसंचरण तंत्र में 2 बार रुधिर आता है, और एक बाईं तरफ से और दूसरी बार बाईं तरफ से, एक बार दाईं तरफ से और दूसरा बाईं तरफ से, और इसलिए ये दोहरा परिसंचरण कहलाता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना, अतः इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों में से शरीर की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी हो जाएगी, परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में बाधा उत्पन्न होगी और ऐसा होने से शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा में कमी हो जाएगी और इसके कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है तथा शरीर में थकान महसूस हो सकती है। और शरीर में अगर थकान महसूस होगी तो वो किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है और इससे अत्यधिक कमी से रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो थकान महसूस वो कब होती है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। लास्ट क्वेश्चन है अपना 20 नंबर, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है वैसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन समझाना है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग, आवर्धन किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र लिखना है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको, अथवा में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, अब 3 नंबर वाला हो चाहे 4 नंबर हो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपके प्रकाश का अपवर्तन वाला पार्ट है, तो अथवा में भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि दूसरे चैप्टर से आएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। पहला, अपवर्तन के प्रथम नियम की दृष्टि के अनुसार चित्र अनुसार कांच की एक आयताकार सिल्ली ABCD, जो कि आपको अभी चित्र में दिखेगी, देखो ये कांच की एक आयताकार सिल्ली लेते हैं, सिल्ली को सफेद कागज पर रखते हैं। PQ प्रकाश की एक किरण है, देखो PQ एक प्रकाश की किरण है जो कि सिल्ली के एक फलक AB पर इन कागज के तल को स्पर्श करती हुई आपतित होती है। जब बिंदु Q पर, ये बिंदु Q है, इस पर एक कांच में प्रवेश करती है
तब अपनी मूल दिशा से विचलित होकर क्यूआर की दिशा वो अपवर्तित हो जाती है। देखो यहाँ आ रही थी, थोड़ी सी अपवर्तित हो गई और ऐसे अपवर्तित होकर ये अपनी दिशा है थोड़ी बदल लेती है। ठीक है, और इस प्रकार ये चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। फिर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों है वो एक ही तल में स्थित होते हैं। यही क्या है, अपवर्तन का पहला नियम है। ठीक है ना, ये आपको बता देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने। प्रथम नियम तो है आपतित किरण, अपवर्तित किरणों तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। द्वितीय नियम क्या है, इसको प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जिसको म्यू से लिखते हैं ना, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये म्यू एक स्थिरांक है और इसका माध्यम अपवर्तनांक कहलाता है। प्रकाश का हवा में वेग, प्रकाश के किसी माध्यम से वेग के अनुपात को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर देखो, माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल बटा माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। नेक्स्ट है, अथवा वाला करना चाहो तो गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखनी है। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखनी है। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वो तो अवतल, और जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, वक्र के आकार में अंदर की तरफ होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। देखो ये बाहर की तरफ है तो अवतल और ये उत्तल, अब ये उत्तल और ये अवतल। ठीक है, फिर अवतल दर्पण के उपयोग लिखने। क्या क्या उपयोग होता है अवतल दर्पण का। सामान्य टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अगर दीपों में लगाया जाता है। दंत चिकित्सक काम में लेते हैं, सौर भट्टियों में लेते हैं, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग लेते हैं। और फिर गोलीय दर्पण का आवर्धन सूत्र लिखना है, तो आवर्धन सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। और इस प्रकार से ये अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।